तो नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, जो पुराना चैप्टर हो गया उसके क्वेश्चंस भेजते जाऊंगा। मैं कल ही फ्री हुआ हूँ, तो आज मैंने आपको डाइपोल मोमेंट का और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का 4 सवाल और डाइपोल मोमेंट का शायद 7-8 सवाल अपलोड किया है। बना लेना हो। पहले मैं बेसिक वाला डाल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि पहले वही नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ के क्या करें। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो मतलब आपको सीबीएसई के लिए जरूरत पड़ जाएगा, नीट के लिए जरूरत पड़ जाएगा, जेई मेंस का नहीं होगा। बट ये है, सीबीएसई का भी तो एग्जाम लिखना है ना। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने से फायदा बस यही होगा कि आप थोड़ा सा जो बेसिक वाला चीज है वो हो जाएगा, तो फिर आपका थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप होना शुरू होगा। ठीक है, पोटेंशियल और इसका नहीं तो पहले ही मैं भेज रखा हूँ मैंने। कंटिन्यूअस चार्ज और डाइपोल का सवाल है, अटेम्प्ट कर लेना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। ठीक है, to start with what we have already know, potential difference. क्लास 10 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ करता था? W बाय क्यू। W का यूनिट जूल, Q का यूनिट कूलम, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को ही हम क्या बुलाते थे? वोल्ट। ठीक है, तो हमने जब वहां पर V लिखते थे पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते थे, है ना। बट अब चूंकि हम 11 में बहुत सारी चीजें पढ़ रखे हैं, डिफरेंस, डिफरेंस कैसे लिखा था बेटा? ठीक, वहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखते थे, बट वहां डेल्टा वेल्टा तो नहीं पढ़ाया जाता ना आपको। तो डेल्टा ना यूज करके क्लास 10 के एनसीईआरटी में क्या डायरेक्टली यूज हो जाता है? तो क्यों डायरेक्टली वी यूज हो जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। गलत नहीं है वहां पर वी लिखना, बट क्यों हो जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो जो 10वीं में सिखा है इसमें कुछ पूछना आपको? पोटेंशियल डिफरेंस 10वीं में हमें पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या बताया गया था? छोटा सा डेफिनेशन जो हम रखते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम one point to the other, work done in moving a charge from one point to the other. ठीक है, अच्छा, मान लो मुझे इस पेन को इस टेबल से उठाकर ऊपर करने का, अपने आप चला जाएगा क्या? नहीं ना, हमें क्या करना होगा, इस पर वर्क करना होगा। तो वर्क हमेशा किसके अगेंस्ट में होगा? किसी फोर्स के अगेंस्ट में होगा। यहां पर किसके अगेंस्ट में हो रहा है बेटा? अगेंस्ट द ग्रेविटी। यहां पर किसके अगेंस्ट में होगा? हाँ बोलिए। यहां पर जब आप वर्क डन करोगे तो किस फोर्स के अगेंस्ट में होगा? अरे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में कौन सा फोर्स पढ़ा आपने? कूलम्स। तो कूलम्स लॉ के अगेंस्ट में यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो अभी मैं वो लिखा देता हूँ। पहले तो ये दिमाग में समझ में आया कि वर्क डन किसके अगेंस्ट में होगा। फोर्स ही नहीं लग रहा होगा तो वर्क डन क्या करोगे आप? अपने आप वो मूव करके चला जाएगा। ठीक है? ये समझ में आता है आपको? अब इसको विजुअलाइज करना है कि कैसे वर्क डन हो रहा होगा जब आप, लेट अस assume an electric field due to plus q। ठीक है, let us assume an electric field due to plus q, and let us take 2 points B and A।
ठीक है, पहली चीज। Now, let us now assume you have kept a test charge at point A and you need to move that test charge from point A to point B. तो एक बात बताओ, अगर ये दूरी R है तो इसके ऊपर अगर आपने पॉइंट टेस्ट चार्ज वहां पर रख दिया तो फोर्स क्या लगेगा? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और प्लस की वजह से फोर्स कैसा आएगा? रिपल्सिव। के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। लेट दिस दूरी बी ए। अगेन इसी चार्ज को उठाकर बी पर लेकर आओगे, तो जब आप बी पर लेकर आओगे तो पॉइंट फाइनली जब पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो इसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा होगा? अगेन रिपल्सिव। वैल्यू क्या होगा? के क्यू नॉट बाय विच स्क्वायर? ए स्क्वायर। ये मैंने क्यों बनाया? वो ये समझाने के लिए कि ए से बीच बना लेना, इसको पहले समझ लो। ए से बीच के बीच में अगर कोई टेस्ट चार्ज आप लेकर आ रहे हो तो उसको रास्ते भर क्या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा? पल्स। तो इसका मतलब आपको पूरे रास्ते भर क्या करना पड़ेगा? वर्क। ये समझ में आया? अब बना लीजिए। अभी मैं वो नोट करके लिख दूंगा। दिस मीन्स दैट, डायग्राम बना लीजिए। दिस मीन्स दैट while traveling from A to test charge will experience repulsive force all along its path। all along its path को अंडरलाइन करना है। This means that work has to be done all along the path। all along its path के ब्रैकेट में लिख देना अपना पाथ क्या है बेटा? A to B। अपना पाथ क्या लिए हम चूज किए हैं? A to B। ठीक है, तो इसका मतलब what can be written here? डेल्टा वी मतलब VB minus VA is equals to work done along path AB, A to B divided by। इसको हल्के में मत लेना बस। सीबीएसई और नीट वाले तो आप तो कभी नहीं। एकदम नोटेशन के साथ, नोटेशन के साथ, क्योंकि आगे चल के आपको प्लस माइनस का दिक्कत होने वाला है। ठीक है, VA माइनस VB इज डिफरेंट फ्रॉम VB माइनस VA। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे, यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये समझा दूंगा क्यों ऐसा आता है।
तो ये याद रहेगा आपको। क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना। आपने वर्क डन कहां से कहां किया है, चार्ज को कहां से कहां लेकर आए हैं, ए से बी। चार्ज को कहां से लेकर आए हैं, ए से बी। ए से बी लाने के क्रम में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो वी बी माइनस वी ए क्रिएट हुआ, ना कि वी ए माइनस वी बी। नहीं तो माइनस प्लस का गलती होगा ऑप्शन में। ध्यान रखना इस चीज का। क्यों ऐसा होता है अभी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में। ये ध्यान रहेगा। आप भी एरो लगा लो ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी दे देगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए और पूछेगा वी बी माइनस वी ए। फॉर्मूला खाली रट के जाओगे तो क्या करोगे, क्या गलत। ठीक है। तो हमने किसके लिए वर्क किया, ए से बी। ए से बी जब आपने वर्क किया तो यहाँ पर डिफरेंस कैसा आया, बी ए माइनस वी बी नहीं, वी बी माइनस बी। ये ध्यान रखना, नहीं तो प्लस माइनस का गलत होगा। जो नंबर है मैग्नीट्यूड है वो सही आएगा, प्लस माइनस का गलती तो नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस का गलती। हम ए से बी ला। अब बात आती है कि सर वर्क डन जब आप इसके ऊपर करोगे तो इसका मतलब आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाओगे, बिना उसके तो वर्क डन होगा नहीं। तो अगर आप कुछ ना कुछ फोर्स लगाओगे, इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स भी साथ में लग रहा है, तो इसका मतलब ये तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इस केस में। पहली चीज। दूसरी चीज, सर जब आप प्लस क्यू नॉट को लेकर यहाँ पर आओगे तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी तो इंटरफेयर करेगा ना इस रीजन में। तो ये इक्वेशन लिखने के लिए दो अजम्पशंस होते हैं, लिखिए दोनों। पहला, अच्छा ये दोनों समझ में आया जो मैंने बोला। अगर आपने वर्क डन के क्रम में, ठीक है, इसको ए से बी पहुंचाने के क्रम में हमने एक्स्ट्रा फोर्स अगर लगा दिया तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। दूसरा, जब आप ये प्लस क्यू नॉट को ला रहे होगे पॉइंट ए पर, तो वो प्लस क्यू का क्या चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा ना बेटा, कैसा लाइन चेंज होता है ना ऐसा। तो दो अजम्पशंस है। क्या है दो अजम्पशन, दैट इज टेस्ट चार्ज to be so small affect the field due to plus q. And second, हम उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं such that it balances the repulsive force on it. Therefore, no question of acceleration. Therefore, no question of acceleration. ये दूसरा मतलब समझ में आया आपको। हाँ एक बार देख लो फिर लिख लेना। जैसे पॉइंट ए पर जब तुम फोर्स लगाओगे तो कितना लगाओगे, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। जब चार्ज को आगे बढ़ाकर लेकर आओगे तो कितना फोर्स लगाओगे, के क्यू क्यू नॉट बाय वो वाली दूरी। जब बी पर पहुंचा रहे होगे तो कितना फोर्स लगा रहे होगे, के क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर। समझ में आया। हर पॉइंट पर हम उतना ही फोर्स लगा रहे होते हैं जब तक वो क्या कर दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर दे, क्योंकि हमें एक्सेलरेटेड चार्ज नहीं चाहिए। एक्सेलरेटेड चार्ज क्यों नहीं चाहिए, ये आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए अब।
है। Definition of potential difference can be written like this. Potential difference between any two points A and B can be defined work done। ठीक है, यहां तक लिखो और फिर फॉर्मूले पर आओ। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के बराबर कब होगा? जब इसका वैल्यू क्या होगा? 1। क्यू नॉट का वैल्यू जब 1 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू किसके बराबर होगा? वर्क डन। कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट। यूनिट मतलब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज भी आप लिख सकते हो, फ्रॉम 1 पॉइंट यूनिट टेस्ट चार्ज के ब्रैकेट में लिख लेना कि किस चार्ज के बारे में बात हो रही है, क्यू नॉट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी आपने पढ़ा, एक नई तरीके से पढ़ा। क्लास 10 तक तो बस खाली समझते थे कि वर्क डन यहां से वहां मूव करने में, यहां पर आपको अलग तरीके से वर्क डन को लिखा गया। वर्क डन अलग तरीके से आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिख के दिया गया। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आपको? तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए क्रिएट किया? मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस। ठीक है, तो दिस वाज माय पॉइंट बी, दिस वाज माय पॉइंट ए। पहले सुन लेना फिर लिखना। इज इट पॉसिबल दैट ये ए वाला पॉइंट वो हम दूर ले जाए, से फॉर एग्जांपल यहाँ, और दूर ले जाए यहाँ, और दूर ले जाए यहाँ, ऐसा कर क्या हम ए को इंफिनिटी पर पहुंचा सकते हैं और फिर इंफिनिटी से चार्ज को यहाँ लेकर आ सकते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? We need to define a different quantity which is called electric potential। ध्यान से पहले सुनना फिर लिखना। हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? कैसे कैलकुलेट किया था? फ्रॉम ए टू वर्क डन, वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम मूविंग इट फ्रॉम ए टू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन? सेम, सब कुछ सेम। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अलग क्या है यहाँ? अलग ये है कि ए को तुम क्या मानते हो, वो कहाँ है? इंफिनिटी पर। तो इसलिए ए ना लिखकर क्या लिख देते हो डेफिनेशन में? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू। समझ आई? वही ए पॉइंट तुम्हारा कहाँ चला गया है? इंफिनिटी पर। और इंफिनिटी से जब तुम चार्ज लेकर आओगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो जो कुछ वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी डिफाइंड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपके दिमाग में
आ रहा होगा, अरे ये सब बकवास करने की क्या जरूरत है कि इन्फिनिटी पहुंचा दी है, ऐसा ए से बी ही रखते, है ना। तो इन्फिनिटी पर हम इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि बाय कन्वेंशन इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को क्या माना जाता है, जीरो। ठीक है, बाय कन्वेंशन। तो पहले ये बताओ, ये सब पूरी कहानी समझ में आई है आपको? ए को उठाकर कहाँ पहुंचा देना है, इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी से जब चार्ज लेकर आओगे तो उसको क्या बुलाओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। क्यों इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, बिकॉज बाय कन्वेंशन वहां पर पोटेंशियल क्या लिखते हैं हम, तो चूंकि इन्फिनिटी में को एक पॉइंट हमने दे रखा है तो वहां पर बी ए क्या लिखोगे, तो फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाए व्हाट यू विल गेट, बी बी माइनस ए इज इक्वल्स टू वर्क डन, ए बी होता था, अब ए तो ए है नहीं, डिवाइडेड बाय नॉट। अच्छा, वी ए का वैल्यू क्या लिखोगे, जीरो। क्या मिलेगा आपको, तो क्लास 10 वाला जो फॉर्मूला हुआ करता था, वहां पर जब पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता था तो पोटेंशियल डिफरेंस में पहले से ही एज्यूम कर लिया जाता था कि कौन सा वाला पोटेंशियल डिफरेंस, इन्फिनिटी से वहां तक चार्ज मूव करने वाला। तो अब आपको इन्फिनिटी और चार्ज नहीं सिखा सकता ना 10वीं में, इसीलिए क्लास 10 में जब आप वी लिखेंगे वो भी क्या होगा, सही। ठीक है, तो आप लिखिए पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, जो जो चीज मैंने बोली अभी मैं सब लिखवाऊंगा आप। वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to a point B against electrostatic forces। ये लाइन ऐसा बना लेना, ये डायग्राम बना लो, उसके बाद ये लिखने के बाद ये डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाने के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैथ्स। अब इन्फिनिटी को जनरली शो नहीं करते हैं, बट मैंने जैसे लिखा है आप भी वैसे ही लिखना, वी बी माइनस वी ए इज, लिख लिया क्या आपने, मेरे कहने का मतलब है ऐसे लिखना, ताकि आपको दिमाग में पूरा सेट रहे, मतलब। पूरा क्लास 10 वाला था। बस इसको घेर लेना है ऐसे, क्या अलग हुआ है। आप लोग पूरा नोटेशन के साथ याद रखना बेटा, बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू वर्क डन ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। आगे चल के चीजें डिफिकल्ट होने वाली है, तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करेगी लिखने के लिए, नहीं तो प्लस माइनस का गलती निश्चित करके आओगे आप एग्जामिनेशन हॉल। ये आपके वीक का जो शेड्यूल होता है वो तो नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में या अनाउंसमेंट सेक्शन में तो डला ही जाता है आप पर, देखा करिए वहां से।
अब हर बार बैठ के हम अपलोड नहीं कर पाएंगे ना, उतना टाइम नहीं रहता है पास में। तो वो सब ऑटोमेटेड हो धीरे धीरे बनता है उधर तो ऐसा। इसमें कुछ पूछना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज दिस दूरी इज क्या ले रखा है आर, दिस दूरी इज एक्स, यहां पर जब आप टेस्ट चार्ज रखोगे, टेस्ट चार्ज में बाद में आते हैं, तो वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा? इस तरफ। फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। लाना किधर है बेटा? इस तरफ। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है? उल्टा। व्हाट डज दैट मीन? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक है। तो यहां पर किसको रखे हो? प्लस क्यू नॉट। बताओ मैग्नीट्यूड कितना है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। दिशा क्या होगा बेटा? इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। What is the formula for work done? What is the formula for work done? F dot dx dot product, है ना? Therefore, if you move a charge by a small distance dx, a small work done will be there. What will be that? F dot k q naught by x square I cap dot dot.
मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लिखें, पूरे तरीके से कर लेते, या तो आई और आई को डॉट प्रोडक्ट ले लो, क्या आएगा -1। आई और माइनस आई का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा -1। अब ध्यान से सुनना, ये गड़बड़ होता है, लोग दो बार साइन चेंज। पहला तरीका इसको करने का, जस्ट यूज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। क्या है वेक्टर? आई डॉट आई इज 1, एक माइनस लगा हुआ है तो -1। क्या लिखोगे? के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर dx, और साथ में एक माइनस साइन। या फिर अगर आप उधर वाला मतलब बेसिक वाला मैथ्स डॉट प्रोडक्ट का लगाते हो, तो इसका क्या लेना होगा? मॉड। ऐसे ही लिखते हो ना यार, एफ का मॉड dx का मॉड इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। दोनों में से कोई एक यूज करना। अगर आप एफ का मॉड लिखोगे तो क्या लिखोगे? के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, dx इज dx, cos 80 इज माइनस। सेम आया? ऐसा ना दो बार माइनस से प्लस, दूसरा वाला है। दोनों लिख लो, होता है आगे चल के कंफ्यूजन। तो dx माइनस आई कैप है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो 180 आना चाहिए। 180 अगर आना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? cos 180 कब लिखते हो? जब यहाँ पर बस क्या लेते हो? ट्यूड। जब यहाँ पर बस क्या लेते हो? मैग्नीट्यूड। ये नहीं कि डायरेक्शन भी ले लिया और कॉस भी लिख दिया तो हो गया गड़बड़। Therefore, what we can conclude is that DW, small work done। अच्छा सर, स्मॉल वर्क डन क्यों लिए? बड़ा वर्क डन क्यों नहीं लिए? बोलिए। Why small work done has been taken? डायरेक्ट ले लेते के क्यू बाय, मतलब ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ ही था, आर दिया हुआ था। समझाया मैंने ये आपको? डिस्टेंस चेंज हो रहा, समझाया ना तो इधर पहले। यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। जब यहाँ लेकर आओगे तो क्या लग रहा होगा? के क्यू बाय सम दूसरा आर स्क्वायर। तो चूंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसीलिए हर पॉइंट पर वर्क डन क्या होगा? बदलता जाएगा। और अगर बदलता जाएगा, उसके लिए आपने बचपन में क्या सीखा? कैसे वर्क डन निकालते हैं? इंटीग्रेट। इसीलिए पहले हमने क्या लिखा? स्मॉल वर्क डन। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन का वैल्यू क्या आया मेरा बेटा? के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स। काम हो गया। के बदल रहा है, क्यू बदल रहा है, क्यू नॉट बदल रहा है। इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, और लिमिट्स कहां से कहां वर्क किया बेटा? बी से ए या ए से बी? ए से बी। ठीक है, लिमिट्स यहां भी लाए, एक पॉइंट नोट करें। अब आपने अगर इसको ए ही मान के लिया होता तो फिर फाइनाइट दूरी आता, R1 R2 R3 ऐसा। वहां क्या लिखते हैं हम? R1।
अभी लिखना मत, ठीक है। और यहाँ क्या लिखते हैं, फाइनल डिस्टेंस जो है वो। बट जब हम वर्क डन का फॉर्मूला निकाल रहे होते हैं तो वी फर्स्ट, पहली बार जब पढ़ रहे होते हैं, हम चार्ज को है ए से ना लाकर कहां से लेकर आ रहे होते हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। कहां से लेकर आ रहे होते हैं, इन्फिनिटी से। तो इसीलिए यहां पर जब आप साइन लगाओगे, कहां से लेकर आए, इन्फिनिटी से डिस्टेंस आर। ये समझ में आता है, बस ब्रैकेट में लिख लीजिए। सर R1 से लेकर आते तो ले आओ, इसको डब्बे में बंद करो। If brought from a finite distance, put that as lower limit। बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इस पर स्टार लगा के रखना, ठीक है। वो सेकंड वाले पॉइंट को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको, अभी नहीं, थोड़ी देर में। इट्स कंप्लीटली मैथ्स, कोई फिजिक्स नहीं है। खाली लिख के रख लो अपने मन की शांति के लिए। करो इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, यहाँ x का पावर क्या है, -2। ऊपर ले जाओगे तो -2 होगा ना बेटा, नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2। एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो -1/x। और इसको क्या लिखोगे, इन्फिनिटी का नोटेशन लगा दिया है, बस सिर्फ वर्क डन लिखते हैं। R1 अगर लगा हुआ होता तो क्या लिखते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ये समझ में आया आपको, यहाँ देखो, इन्फिनिटी का जब नोटेशन लगाते हैं तो ऐसे लिखते नहीं है वर्क डन को, सिर्फ वर्क डन W लिख देते हैं बाय डेफिनेशन। मतलब दिमाग में क्या चलना चाहिए, सिर्फ W लिखा हुआ तो इसका मतलब कहां से कहां ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। अच्छा, यहां पर अगर लिमिट R1 लगता तो क्या लिखते हैं, यहाँ वर्क डन AB, ठीक है। ये माइनस, ये माइनस, माइनस को हैंडल कर ले पहले। माइनस और माइनस क्या देगा आपको, प्लस। तो पहले उसको हैंडल करिए, और लिमिट पुट कर दीजिए। 1/r -1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होगा बेटा, 0।
पोटेंशियल एट बी क्या, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वैल्यू पुट करिए वर्क डन, के क्यू क्यू नॉट बाय आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, के क्यू बाय आर. व्हाट इज के क्यू बाय आर? पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट बी. डायग्राम देख लीजिए एक बार, के क्यू बाय आर. बोलो, ये समझ में आता है? हाँ, ये समझ में आता है? अब मैं आपका ये वाला मन का कष्ट दूर करता हूँ, R1 वाला, R1 वाला. ठीक है, यहाँ R1 होता तो क्या होता? ठीक है, तो बस ध्यान से देखना, उसके बाद फिर नोट कर लेना. R1 अगर यहाँ होता तो लिमिट्स क्या चेंज होता? आर R1. यहाँ क्या लिखते? वर्क ए बी. ये समझ आता है? दिमाग में ही रखो, R1. यहाँ क्या लिखते? ए बी. 1/∞ की जगह क्या लिखा था? 1/R1. यहाँ क्या लिखा था? वर्क ए बी. तो यहां पर बस खाली छोटा सा लिख लेना, 1/R माइनस 1/R1. ठीक. पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन बाय AB अपॉन क्यू नॉट. यही होता. वर्क AB को क्या लिखते हैं आप? ये बड़ा वाला वैल्यू, ये जो आपने यहां लिखा, क्या पाते? के क्यू 1/R माइनस 1/R1. ठीक है, VB माइनस VA. देखना आप ध्यान से, इट्स मैथ्स. के क्यू बाय आर, के क्यू -1/R. ये क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल एट बी. ये क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल एट ए. क्योंकि पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है पोटेंशियल वेक्टर? क्योंकि आप वर्क डन से निकालते हो, और वर्क डन कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट. पोटेंशियल क्या होगा? स्केलर. तो बिना वेक्टर साइन का दो पॉइंट का पोटेंशियल आपने माइनस कर दिया, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय R1. अभी नोट नोट करना पूरा करने के बाद. तो एक बात बताओ बेटा, आपसे अगर किसी ने ए पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा होता ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो आप वी ए क्या लिखते? के क्यू डिवाइडेड बाय R1. ये समझ में आता है? वीबी क्या लिखते? के क्यू बाय, और वी ए माइनस वीबी क्या लिखते? या वीबी माइनस बी ए क्या लिखते? के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय, सॉरी, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय, सेम आंसर. तो इसीलिए इंटीग्रेशन में R1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि हम ये वाला मेथड यूज करेंगे. फालतू 200 बार इंटीग्रेशन थोड़ी करते रहेंगे किसी चीज का. क्या मेथड यूज करेंगे? पॉइंट चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो, पॉइंट चार्ज की वजह से दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो दोनों को. ये होगा हमारा मेथड. समझ आया? नोट कर लो.
ठीक है, तो आप कैसे नोट करोगे? इस तरीके से। ये वाला लिखो यार, आ गया, लिखो इसको। डी डब्ल्यू ए टू बी माइनस के क्यू क्यू नॉट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल में बस खाली इंफिनिटी की जगह R1 लिख देना। इंटीग्रल में इंफिनिटी की जगह बस R1 लिख देना। उसके बाद ये लिख दो। बस ध्यान रहे, वहां पर जब आप वर्क लिखोगे तो वर्क कहां से कहां हुआ बेटा? ए टू बी। ये समझ में आ गया आपको? ये लिखने के बाद 1/x वाला लिखने के बाद आप ये लिख लो, फिर ये नोट कर लो, और फिर ये नोट कर लो एरो के साथ। मजा आ गया? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी आ गया, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का चक्कर नहीं, सीधे हर की वजह से लिखते जाओ, ऐड करते जाओ। लोगों को पोटेंशियल में ही डर लगता है। ये पूरा लिखना है क्योंकि इसके आगे और लिखेंगे हम, ये लिखने के बाद। पहले चैप्टर में भी कुछ अंडरलाइन कराना मेरा बाकी रह गया है, सब करा लेंगे, कुछ पढ़ा लें पहले, ताकि आपको थोड़ा समय मिले उस चीज को अब्सॉर्ब करने का। ठीक है, जो आपने अभी जस्ट ये वाला जहां पर इस आपने ये कंक्लूड किया होगा, वहां लिखिए, उसके बाद लिखिए और सेकेंड मेथड टू फाइंड। सिंस potential is a scalar quantity, बाय वर्क डन से निकलता है, और वर्क डन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। बस याद रखने के लिए, वी कैन सिंपली फाइंड पोटेंशियल एट
given 2 points and subtract them. इंटीग्रेशन के झंझट से बच जाएंगे। बट सर आपने फिर इंटीग्रेशन क्यों पढ़ा? झंझट से जब बचना ही था तो डायरेक्ट लिख देते। नहीं, झंझट से इसलिए किया हमने कि कल को नीट उट में तो ना करने वाला ये सब। कल को जेई में बोल देगा पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 10 वोल्ट्स, या फिर इंफिनिटी पर जीरो नहीं मान सकते हैं कुछ भी, तब चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, उसके लिए तो जैसा क्वेश्चन आएगा तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल नहीं आया है तो दिमाग उतना नहीं दौड़ाएंगे। ठीक, इसमें कुछ पूछना? नेक्स्ट जो मैं आपको स्लाइड पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो बस रटने के लिए है, उसमें कोई फिजिक्स नहीं है। ठीक, इट इज नॉट अबाउट फिजिक्स, इट इज ओनली अबाउट मेमोराइज। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो ना तो चीजों को भूलना भी शुरू कर देते हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हम बस खाली लिख लेंगे ये सब थ्योरी और फिजिक्स का पार्ट नहीं है, बस सोचने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है, कल सवाल भी आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको दो यूनिट्स पढ़ा है ना, एक तो फोर्स वाला न्यूटन पर कूलम, और दूसरा क्या था बेटा, वोल्ट पर मीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा भी गया, ये तो सिलेबस में था, डिस्टेंस अगर दे रहा होता तो आप उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे पोटेंशियल डिफरेंस। बस इसे सॉल्व कर लिया हमने, यूनिट एंड डायमेंशंस को दे, और तो कुछ किया नहीं मैंने ना। अगर आपसे प्लस क्यू की वजह से बी पॉइंट पर, जो कि आर दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो क्या लिखते? क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड। पोटेंशियल पूछा होता तो अभी किया ना, क्या होगा पोटेंशियल? के क्यू बाय, रेशियो लो एक बार दोनों का, और रेशियो लेकर बताओ क्या आएगा। ये फिजिक्स नहीं है, ये बस रटने का तरीका है, पहले बता दे रहा हूं मैं, है ना, कर मत देना ये। सो के क्यू बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यू बाय आर, ये तो गया, एक आर से एक आर गया, क्या बचा? 1/r। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? बहुत हेल्पफुल रहता है, हमेशा भूल जाते हैं किधर क्या लिखना होता है नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ओनली फॉर विजुअलाइजिंग पर्पस, इसको डब्बे में बंद जरूर करना। क्यों मैंने लिखा विजुअलाइजिंग पर्पस के लिए? बस क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, इसलिए कांड हो जाएगा अगर ऐसे कर दिया तो।
ये क्यों किया है वो अभी हम समझाएंगे हम आपको। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन 1 इसको लिखने के बाद डाइपोल के क्वेश्चंस और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं, कर लीजिएगा। आज गॉस लॉ वगैरह का भी अपलोड कर देंगे और उसके बाद फिर पूरे चैप्टर का upload करेंगे। हो गया नोट। देखिए बेटे, आज सीबीएसई और नीट में अच्छा करना है तो साथ ही साथ लिखते जाइएगा। क्वेश्चन लिखिए पहला। कंपेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड as it varies with R on same graph use distance R on x axis। करो। सीबीएसई में आया हुआ सवाल है। ग्राफ कैसे प्लॉट होता है बेसिक मैथ में क्या सीखा हमने? उसके लिए पहले क्या लिखना होगा? दोनों का फॉर्मूला लिखो। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर। किसको आसानी से बोलो? बोलो। सेकेंड वाला। ये वाई है, ये कांस्टेंट है, ये एक्स है। इसका ग्राफ प्लॉट करना है। एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट और इसका ग्राफ कैसा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाट इज द ग्राफ फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? ऐसा। थोड़ा दूर बनाना, थोड़ा दूर बनाना, थोड़ा दूर बनाना, नहीं तो दूसरे वाले में दिक्कत होगा, मिटाना पड़ जाएगा। थोड़ा एक बना दिया मैंने आसान, डिफिकल्ट वाला। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए।
हो गया। ये तो हमने बनाया पोटेंशियल का, सोच लिया हमने। देखो ध्यान से, ये कैसे घट रहा है, घटेगा तो ये भी, आर जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, इस पे घट घट के क्या हो जाएगा, जीरो। घटेगा तो ये भी, आर जैसे, लेकिन ई जो है किस रेशियो पर घटेगा, आर स्क्वायर से घटेगा, मतलब और तेजी से घटेगा ये। विल डिक्रीज एट फास्टर रेट, व्हाई, बिकॉज़ ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर एंड बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। तो आर स्क्वायर वाला ज्यादा बड़ा वैल्यू, और 1 बाय आर स्क्वायर मतलब ज्यादा कम वैल्यू, तो तेजी से घटेगा ये। एक बात बताओ, जीरो पहले कौन पहुंचेगा, ई पहुंचेगा या वी पहुंचेगा, ई पहुंचेगा। वेरी गुड। ऐसा कुछ, जीरो के ज्यादा नजदीक कौन होगा, ई होगा। अगर मान लो इस पॉइंट पर हम देखें, तो जीरो के ज्यादा नजदीक विल बी ई। अच्छा, आर का वैल्यू अगर 1 होता, दोनों आपस में क्या होते, इक्वल, तो किसी एक वैल्यू के लिए दोनों इक्वल भी हैं। इसका मतलब, अच्छा आर इंफिनिटी होता तो, सॉरी आर जीरो होता तो, आर अगर जीरो होता तो ई कहां से शुरू होता, इंफिनिटी से ही शुरू होता। और इंफिनिटी को कैसे बनाते हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या थोड़ा स्टीप बना देना इसको बस। घटेगा 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 घटेगा, एक समय बराबर होगा और फिर तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। ये इसका, इसका एक ही ग्राफ पर, सॉरी कलर कलर कॉम्बिनेशन गलत हो गया, एक ही ग्राफ पर दोनों, ना आर इक्वल्स टू 1। इसको कैसे पूछ सकता है, फॉर आर ग्रेटर देन 1, ठीक है, द ग्राफ ऑफ दिस ई लाइज बिलो व्हाट, बी, फॉर आर लेस देन 1 ग्राफ राइट टू द राइट साइड। सर इधर से काहे नहीं शुरू की, इधर से, इधर से शुरू करेंगे तो हमेशा नीचे रह जाएगा, इधर से शुरू करेंगे तो काट के ऊपर चला जाएगा, तो दोनों ही क्या हो जाएगा, गलत। समझ आया क्यों नहीं शुरू किया लेफ्ट से, तो मैथ्स का क्वेश्चन है वो, फिजिक्स तो वहीं खत्म हो गया जब आपने के क्यू बाय आर लिखा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, खत्म। तो इसीलिए चैप्टर डिफिकल्ट हो जाता है, खाली मैथ्स है। अब आप करेंगे सब, ठीक है तो टॉपिक मुझे पढ़ाना, बट आप करेंगे। तो क्या बताओ, ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिख लोगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं होगा किसी को। चलो, एज अ क्वेश्चन ही ट्रीट करना है इसको। टॉपिक का नाम लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। और डाइपोल हमारे लिए क्या था, टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए। तीन केसेस पढ़ेंगे हम इसके लिए, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एनी जनरल पॉइंट।
व्हाट वाज द डाइपोल, एक बार डाइपोल यहां बना देते हैं हम। माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ये उसका क्या होता था, मिड पॉइंट। ठीक है, और मिड पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, ए। ठीक, चलिए एक्सियल पॉइंट। माइनस क्यू प्लस क्यू मिड पॉइंट एक्सियल पॉइंट, दिस दूरी इज हमेशा की तरह आर। ये दूरी क्या है, 2a, और आधा दूरी क्या होगा, a। लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट बी। समझ में तो आया क्या करना है, क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। ऐसा मुझे लिखना था, समझाना था, बट इसमें समझाने की क्या जरूरत है, आपको पता है क्या लिखना है। लिखा गया सभी का, चलो मैच करो। क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, के क्यू बाय आर। के तो के है, क्यू कैसा है, क्यू है, और आर कितनी दूरी होगी बेटा, आर माइनस ए। वी बी माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल, के कैसा, क्यू माइनस या प्लस। अरे लिख क्या रहे हो, वेक्टर लिख रहे हो स्केलर लिख रहे हो, स्केलर को कैसे लिखते हैं, साइन के साथ। स्केलर वेक्टर में ना मैंने आपको बोल के रखा है कि वेक्टर में आप मैग्नीट्यूड लिखो और डायरेक्शन लिखो, स्केलर में क्यों, स्केलर में साइन। बताओ टोटल पोटेंशियल क्या होगा वहां पर, क्या होगा टोटल पोटेंशियल, नेट चाहिए बी पर, दोनों की वजह से ऐड कर देंगे, कर दो ऐड। के क्यू अपॉन आर माइनस ए, के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। ठीक है, फिजिक्स खत्म, मैथ्स चालू। कॉमन लीजिए और इसको सिंप्लीफाई करिए, करिए कॉमन लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लेकर तो कुछ कीजिए। क्या कॉमन है बेटा, ये और लिखा गया सबका, 1 अपॉन आर माइनस ए, माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। ये माइनस कैसे आया, ये रहा माइनस, माइनस और प्लस क्या, एलसीआर 1/2 1/3 कैसे करते हैं हम, दोनों को मल्टीप्लाई, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या देगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के क्यू
आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर माइनस आर गया के क्यू इंटू टू ए। ये क्या होता है? डाइप याद रखना है। डाइपोल मोमेंट दे देगा, आर दे देगा, ए दे देगा, पोटेंशियल निकाल लेंगे। अप्रोक्सीमेशन, यही याद रखना। मेमोराइज दिस, तो सीबीएसई वाला खा जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में डाइपोल कैसा होगा? व्हाट काइंड ऑफ डाइपोल? शॉर्ट डाइपोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट डाइपोल? आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। कैसे सॉल्व करेंगे हम उसको? आर अगर ए से बहुत बड़ा हो गया, आर स्क्वायर भी ए स्क्वायर से 3 इज ग्रेटर देन 2। कितने यूनिट से? का स्क्वायर 5 यूनिट से बड़ा हो, which implies what? A can be neglected in denominator। कर दीजिए neglect। V axial is equals to Kp by R square। ठीक है। अब गलती क्या होता है एग्जाम में, कंफ्यूजन क्या होता है एग्जाम में, वो देख लो। क्या लिखा है? के क्यू बाय, अब के क्यू बाय आर इतना रटा हुआ हो जाएगा ना कि पोटेंशियल को हर जगह तो। बट यहाँ पर देखो, क्या आपने यहाँ पर क्यू यूज किया है? नहीं ना, यहाँ पर आपने क्या डाइपोल। और डाइपोल में एक टर्म किसका होता है? डिस्टेंस का होता है। एक टर्म किसका होता है? डिस्टेंस का। एक डिस्टेंस से एक डिस्टेंस जाएगा तो ध्यान से, ये नहीं कि वहां पर भी लिख दिया केपी बाय आर। चलो वही लिखता है केपी बाय आर, याद ही रहता है कि पोटेंशियल के नीचे क्या लिखा होता है। बट ये किसके वजह से पोटेंशियल लिखा है? बोलो। ड्यू टू पॉइंट, और किसकी वजह से लिखा है? दोनों में फर्क है या नहीं है? ध्यान रखना, ये गलत ना करना। इक्वेटोरियल वाला तो आप ही करोगे पूरा, करो। मैं डायग्राम बना के दे देता हूँ। बताइए पोटेंशियल क्या होगा अभी पर?
घबराओ मत, लिखो, गलत होगा होगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे। क्या बच्चा, ये दूरी ये वाली दूरी क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ, सिमिलरली ये दूरी कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो, प्लस की वजह से पोटेंशियल के क्यू बाय आर, माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल के माइनस क्यू बाय, वेक्टर वेक्टर का कोई चक्कर है नहीं। व्हाट विल बी नेट, जीरो, रट के रखना है। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल प्लेन में, अच्छा, ये जब हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पर किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक लाइन नहीं है, ये क्या है, इट्स अ प्लेन, है ना, ऐसा करके लगाया था ना, एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम था। ये दो पॉइंट चार्जेस हैं इस तरीके से, ऐसे इस प्लेन पर, कभी भी किसी भी पॉइंट पर आप लिखोगे तो उस पूरे प्लेन पर पोटेंशियल क्या आएगा, अभी तो खैर नहीं लिखना चाहिए, बट नोट, surfaces on which potential is same is called equipotential, is called equipotential surface। तो क्या हम पॉइंट चार्ज के केस में इक्वेटोरियल प्लेन को इक्विपोटेंशियल बुला सकते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से। कैन वी कॉल ये जो ब्लू वाला जो मैंने प्लेन बनाया है यहाँ पर, इस प्लेन को क्या मैं इक्विपोटेंशियल बोल सकता हूँ, आया ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। जीरो है तो क्या हुआ, कांस्टेंट ही है, therefore इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल, कौन सा इक्वेटोरियल प्लेन, टेकन एट मिड पॉइंट, टेकन एट मिड पॉइंट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। So can you tell me what will be the potential difference on equipotential surface, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक ही पोटेंशियल सरफेस पर अगर दो पॉइंट्स ले लें उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो डिटेल में भी करेंगे, ऑन equipotential surface will be equal to zero।
समझ आता है क्यों जीरो होगा? और सारा ही मान लो सब सब 2 वोल्ट पर है, तो 2 - 2 क्या देगा आपको? ये आपको बड़ा आसान लग रहा होगा अभी, है ना? जब इसका सवाल सब आएगा ना, तब आपको आएगा मजा। थोड़ा सा उनमें जाने का, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या? ठीक बच्चा? तो दोनों हो गया जनरल पॉइंट। ये तो करना होगा, ये तो मुझे ही करना। मान लो कोई पॉइंट भी यहाँ है, कहीं भी मान लो, इधर मान लो, यहाँ किसी भी लोकेशन पर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये दूरी कितनी होगी? 2a। ये पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट। ये दूरी कितनी होगी? a। ठीक है, और इस दूरी को, एक को r1 मान लें, एक को r2 मान लें। तो पोटेंशियल लिखिए जरा, p पर क्या लिखेंगे? डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना बेटा, वो डायरेक्ट लिखना, पोटेंशियल लिखे p पर, प्लस q की वजह से। और नेट लिखिए। एलसीएम लेकर बताइए। तो आपको कोई ये सवाल पूछा होता तो ये आंसर आता आपका? ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसके बाद। इसमें कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कुछ ना होना चाहिए। नाउ डाइपोल के केस में हो गया सभी का? If the dipole is a short dipole, what will happen in short dipole? 2a जो होगा, 2a जो होगा वो क्या होगा? कट जाएगा। बहुत छोटा हुआ तो बहुत नजदीक। तो अगर आप ध्यान से देखो, बहुत नजदीक का क्या मतलब है? इस पॉइंट से R1 और इस पॉइंट से R2 दोनों आपस में क्या होंगे? सेम। सेम टाइप का, ऑलमोस्ट इक्वल। ये समझ में आता है? और P is very far away. Again, R1 will be almost equal to R2। ठीक है, देखना ध्यान से फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉइंट्स है मेरे पास, और पूछे कि इस पॉइंट से दिल्ली की दूरी क्या है और इससे दिल्ली की दूरी क्या है, क्या होगी? ऑलमोस्ट सेम। समझ में आता है ये चीज? तो उसके लिए एक अलग से कैलकुलेशन होता है कि अगर शॉर्ट डाइपोल हो गया या फिर पी इज वेरी वेरी फार अवे हो गया, तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं। क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं, तो देखना पहले ध्यान से। इन दो लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, सच दैट R1 दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या होगी? इक्वल। तो मुझे ये बताओ,
ये वाला वैल्यू कितना आएगा? R2 माइनस R1। ये समझ में आता है? अगर ये समझ में आता है हमें कि आपको ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल, ये और ये सभी को, तो क्या उस राइट एंगल ट्रायंगल में, अच्छा एक चीज और ध्यान से देखना, ये जो तुमने थीटा लिखा है और ये बहुत दूर है, तो ये वाला इंक्लिनेशन और ये वाला इंक्लिनेशन आपस में क्या होगा? ऑलमोस्ट इक्वल। तो अप्रोक्सीमेशन से हम दोनों थीटा को क्या लिख देते हैं? बराबर। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप R2 माइनस R1 और 2a के बीच में रिलेशन लिखो तो क्या लिखोगे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? कॉस R2 माइनस, नोट करो। सेम कंसेप्ट है, थीटा बराबर क्यों नहीं? थीटा इसलिए बराबर हुआ कि यहां से अगर आप दिल्ली का एंगल निकालो और जस्ट बगल से दिल्ली का एंगल निकालो, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो क्या हम R2 माइनस R1 का वैल्यू शॉर्ट डाइपोल के लिए इसमें पुट कर सकते हैं? बताओ, पी नेट मॉडिफाई होकर क्या बनेगा? KQ 2a cos थीटा। R2 माइनस R1 को आपने क्या लिखा? ये समझ में आता है? अब बात रह गई नीचे R1 और R2 की। तो R1 और R2 आपस में क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल। नीचे क्या लिखा है? ठीक है, इसमें कुछ पूछना आपको? अब मैथ्स इसके बाद। Q और 2a को क्या लिखोगे? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? दिक्कत इसके बाद वाले लाइन में होगा। कोशिश तो करते हैं, नहीं हो। ध्यान से इस दिशा, अगर R वेक्टर बोल दिया जाए, डाइपोल का दिशा क्या है? माइनस Q से प्लस Q। दिख रहा है हमें? इसमें कोई दिक्कत? दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, आपको नहीं लगता है कि ये ऊपर वाली चीज P.R लिखी हुई है? ये समझ में आता है? और नीचे वाली चीज है तो मैग्नीट्यूड ही। किसका मैग्नीट्यूड है? आर का मैग्नीट्यूड है। आर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो? के
इंटू पी डॉट आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का क्यूब। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा जो हम ये डेरिवेशन उसको करके देंगे? Derive net potential due to a dipole at a general distance r, ठीक है? या फिर derive net potential due to a dipole, ठीक है, at a point r which is inclined at an angle theta from the center of the dipole। समझ में आ रही चीज? मतलब ये सवाल ही है। तो लास्ट 3 लाइन, लास्ट 2 लाइन एक बार ध्यान से देख जाओ और मेरे को बताओ कोई दिक्कत है या नहीं। कॉस थीटा से कॉस थीटा ऑनवर्ड्स एक बार अच्छे से देख जाओ, कोई डाउट हो तो बताओ। तो आप मुझे ये बता सकते हो इक्वेटोरियल प्लेन के लिए थीटा का वैल्यू क्या डालोगे? इक्वेटोरियल प्लेन के लिए थीटा का वैल्यू क्या डालोगे? 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होगा? 0। वही आंसर भी आता है। इक्वेटोरियल प्लेन में नेट पोटेंशियल इज व्हाट? 0। उसके बाद एक्सियल पॉइंट पर थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री। तो के पी 1 r क्यूब, एक आर से काट जाएगा तो क्या बचेगा? केपी बाय आर स्क्वायर। इसको याद कर लेने से डायग्राम के साथ, ऑब्वियसली डायग्राम के साथ, डायग्राम के साथ इसको याद कर लेने से कहीं भी पूछ देगा, कहीं भी आप निकाल दोगे फट से। समझ आई ये चीज? लेकिन कब? जब आपको ये फॉर्मूला याद हो और ये डायग्राम याद हो। तो डेराइव कर ही लिया है, कल को बोल देगा कि 30 डिग्री है, बताओ क्या होगा पोटेंशियल, कर दोगे? फाइन। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो। वी नेट, और ये नहीं पूछा है जो मैं बोल रहा हूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कभी पूछा नहीं है 0 और 90 है। तो देखो डायपोल को किधर भी घुमा दो, आप आराम से उसका आंसर क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, कितने भी एंगल पर। कष्ट दूर हो गया आपका। डायपोल मोमेंट का पोटेंशियल कहीं पर भी पूछेगा, निकाल के दे देंगे हम। ठीक है, ध्यान बस ये रखना, जब भी आपसे डायपोल पूछेगा तो ये शॉर्ट डायपोल के बारे में ही पूछेगा। ठीक है, बाकी अगर शॉर्ट नहीं हुआ तो पूरा। समझ आती है चीज? ये वाला जो इक्वेशन तुमने लिख रखा है ये किसके लिए है? फॉर एनी डायपोल। उसमें तो हमने कोई assumption मारा क्या? नहीं ना। और ये वाला इक्वेशन किसके लिए? फॉर अ शॉर्ट डायपोल और पॉइंट पी लोकेटेड एट वेरी फार। यही गड़बड़ होता है एग्जाम में भी, लोग आंख बंद करके फॉर्मूला लगा देते हैं, पढ़ते ही नहीं है कि क्वेश्चन किसका पूछा है, शॉर्ट डायपोल के लिए पूछा है या नॉर्मल डायपोल के लिए पूछा है, एक सिंबल। लोगों को बस डायपोल मोमेंट याद रहता है शॉर्ट वाला, क्योंकि शॉर्ट वाला पढ़ा के भेज देते हैं केपी बाय आर स्क्वायर, पढ़ा ही नहीं कि वहां शॉर्ट था ही नहीं। ठीक है, ए का फैक्टर जैसे ही गायब, 1 का फैक्टर जैसे ही गायब हुआ तो 0। तो ढंग से पढ़ना क्वेश्चन क्या दिया हो। कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो आप जा सकते हो, देख लो।
जो भी चीज पढ़ाई है घर पे जाके रटना, रटना 2-3 बार लिखोगे, याद जब हो जाएगा तब फिजिक्स का सवाल मिलेगा। बहुत है लेकिन याद करने के लिए, बात मानो, शुरू से याद करके रखो, जीवन आसान होगा। लास्ट के लिए अगर छोड़े तो खत्म हो जाएंगे इस साल। बहुत है याद करने के लिए, थ्योरी में भी बहुत है याद। चैप्टर जैसे चैप्टर नंबर जो 8 है वो है याद करने वाला। चैप्टर नंबर लास्ट सेमीकंडक्टर वो है याद करने वाला। बहुत है याद करने के लिए यार। जाइए।